Hello everyone. In the previous lecture of energy technology, we discussing the main chemical reactions or main chemical procedures of fuel cell. Let's let us just overview and recall our previous topic. Okay. So, at the starting of the previous section, previous theory, fuel cell is an electrochemical device which is convert hydrogen and oxygen into electricity, and it gives water and heat as a raw material. Okay, so basically its main purpose or its main uh, प्रिंसिपल जो है वो बैटरी से रिलेट करता है. ठीक है, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा वो डीसी होगा. ठीक है, और उस डीसी करंट से हम बहुत सारे होम अप्लायंसेस के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. देन इसके अंदर दो टाइप के फ्यूल यूज्ड होते हैं. पहला होता है हाइड्रोजन गैस प्योर और दूसरा होता है ऑक्सीजन. जितना हाइड्रोजन गैस प्योर होगा उतना ही अच्छा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा और उसके अंदर से कोई गैसेस, हार्मफुल गैसेस और दी पॉल्यूटेंट गैसेस जनरेट नहीं होंगे. ओके, और ये जो सेल है बेसिकली फ्यूल सेल भी कहते हैं इसे. ठीक है, देन फ्यूल सेल क्या है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है. जैसे कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस is react with oxygen molecules which gives 2 mole of H2O. hydrogen fuel plus oxygen gives water, और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी के साथ हीट एंड वाटर्स आर obtained as a by product. एंड देन हमने देखा उसका इम्पोर्टेंस है और कैसे वर्क करता है. एनोड पे क्या होना चाहिए, कैथोड पे क्या होना चाहिए, और ये था उसका डायग्राम, बेसिक डायग्राम किस तरह से हम इसको कर सकते हैं. देन नाउ टुडेज टॉपिक इज़ बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल. सो पहला हमने हाइड्रोजन और फ्यूल सेल हमने देख लिया. ठीक है, सो यहाँ पे कुछ सारे अदर फ्यूल सेल्स अवेलेबल है जिसे कैटेगराइज किया गया है, और कौन कौन से इसके अंदर एनोड, कैथोड और जो भी इलेक्ट्रोलाइट है यूज़ होते हैं और कितना टेम्परेचर सस्टेन कर सकते हैं और इसकी इफ़िशियंसी कितनी है वो इस चार्ट के अंदर हमें पता चलेगा. ठीक है, सो फर्स्ट है PEM टाइप, प्रोटॉन एक्स मेम्ब्रेन. ओके, PEM टाइप जो भी है, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो है इज फिल्ड मटेरियल इज सॉलिड पॉलीमर मेम्ब्रेन. एनोड इज हाइड्रोजन गैस और कैथोड प्योर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. दैट मीन्स जो फ्यूल सेल है उसके अंदर चेंजेस इतना करना है, इलेक्ट्रोलाइट को चेंज कर देना है. देन वो जो सेल है वो कितना टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है
that is in 75 डिग्री सेल्सियस. एंड व्हाट अबाउट द इफ़िशेंसी? सो इफ़िशेंसी जो है वो है 35 से लेके 60% उसकी इफ़िशेंसी रहेगी. दूसरा है अल्कलाइन फ्यूल सेल AFC, जिसके अंदर हमें सेम एनोड कैथोड सेम रखना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और जो इलेक्ट्रोलाइट है उसे हमें चेंज कर देना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से. ओके, ठीक है. और जो भी इसके अंदर टेम्परेचर लग रहा है वो है बिलो द 80 डिग्री सेल्सियस एंड इफ़िशेंसी आर 50 to 70%, जो कि PEM सेल से काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि 10 या 20% ज़्यादा है. फिर है डायरेक्ट मिथेनॉल फ्यूल सेल. डायरेक्ट मिथेनॉल फ्यूल सेल जिसके अंदर सॉलिड मेम्ब्रेन यूज़ करना है एज अ कैटलिस्ट, as a electrolyte, and then on the anode place we have to filled with a methanol solution in a water. We have to make a solution of methanol in a water. The concentration and all these things is here is not given, just have then overview is given. That means methanol cell is the solution is prepared by in the water molecules with water molecules. Then ऑक्सीजन जो कि कैथोड पे रहेगा, और जो सस्टेनेबल टेम्परेचर है इट इज़ 75 डिग्री सेल्सियस, एंड इसकी इफ़िशेंसी इट इज़ सिमिलर टू द PEM सेल. or may it be less than the PEM cell. Then next one is phosphoric acid. Phosphorus is an electrolyte solution. Hydrogen and oxygen are similar as an anode and cathode, and in between them we are filling a phosphorus, which gives the temperature ranges up to 210 degrees Celsius, and the efficiency of this type of fuel cell is 35 to 40% only. Okay, 35 to 50%. Then the next one is that it is a molten carbonate cell. Molten carbonate fuel cells in which we are filling alkali carbonate as a electrolyte solution, and hydrogen and methane. So here is the change. In all this case we are taken hydrogen gas is as a anode, but in that case we are using a proportion or maybe a mixture or maybe a replacement. So basically it is a replace mixture of hydrogen and methanol. That means methane, not a methanol, methane. and जो भी एनोड पे रहेगा वो क्या है, हाइड्रोजन एंड मीथेन. प्लस कैथोड पे कौन सा मटेरियल होगा, कैथोड पे रहेगा ऑक्सीजन एज इट इज़, विच आर सस्टेनेबल टेम्परेचर अप टू 650 डिग्री सेल्सियस. इवन द एफिशिएंसी इज एज कंपेयर टू लो, इट इज़ अप टू 40 to 55%. ठीक है. Solid oxide fuel cell. If we are using a solid oxide fuel soil cell, that means we have to use electrolyte as a ceramic oxide, or the ceramic oxide we can use. Okay, and as it is the anode and cathode, which is, and the sustainable temperature up to 800 to 1000, and the efficiency is 45 to 60 degrees Celsius.
when the next type is hydrogen oxygen fuel cell, where the membrane is used. Okay, if we are using a membrane, solid polymer membrane, अब तक जो हमने देखा उसके अंदर फ्यूल सेल कौन सा था, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट था। ठीक है, तो अगर उसको हम फिल्ड करके देखेंगे तो क्या होगा और कौन सा रहेगा। सो 40% ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हम ले सकते हैं, जिसको हम आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, वी नो दैट मेम्ब्रेन इज नॉट परमिएबल टू रिएक्ट द गैसेस, मेम्ब्रेन गैसेस के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच दस प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग इनटू कांटेक्ट। तो मेम्ब्रेन को हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो कांटेक्ट में आने से रोकते हैं। The membrane is however permeable to hydrogen ions, which are the current carriers in an electrolyte. The desired property of an ideal exchange membrane electrolyte are, अगर हम कोई एक आइडियल मेम्ब्रेन के बारे में सोच रहे हैं जिसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, જેની ક્વોલિટી સારી છે, જેની કેપેસિટી સારી છે, જેની કંડક્ટિવિટી ઇલેક્ટ્રિસિટી સારી છે, તો એવા મેમ્બ્રેનની જે લાક્ષણિકતા કહી શકીએ આપણે, બરાબર, ઇમ્પોર્ટન્સ. સો ધ ઇમ્પોર્ટન્સ પ્રોપર્ટી ઓફ ધી membrane electrolyte. Basically, it having a high ionic conductivity, it requires, or it having a high ionic conductivity. If the membrane having a high electric conductivity, that means the passing ratio or the passing ability of the electricity may be increasing. High ionic conductivity. Second one is zero electronic conductivity. The electronic conductivity should be a zero. Low permeability of fuel and oxidant. जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी परमिएबिलिटी, जो परमिएबल बोलते हैं, ठीक है, तो ये परमिएबल मटेरियल नहीं होना चाहिए। लो डिग्री ऑफ इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, डिग्री ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस should be very low. High resistance to dehydration. Second, one another point is the resistance should be kept as a high for the dehydration processes. The next one or next move is that mechanical stability. Mechanical stability, it should be very tough, it should be very high, and it's the prevention of other parameters. So that's why mechanical stability वो हाई होनी चाहिए. So these are the main properties is mainly having by the electrolyte, a best electrolyte membrane. Then next move, it considerable amount of research has been carried out in a research for a ideal membrane. जैसे कि अब हम आइडियल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने देखा कुछ पॉइंट्स के अंदर कि कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन टूट ना जाए, फट ना जाए या फिर ख़राब ना हो जाए। ओके,
तो उस तरह से अगर हम आइडियल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, सो दिस पॉसिबिलिटीज आर मे बी डन। सो और उसके ऊपर कुछ रिसर्च, जैसे कि आइडियल मेम्ब्रेन है, दैट इज आइडियल, दैट मीन्स वी हैव टू नो फर्दर नीड ऑफ improvisations, but still this is not any product or any things which have not required any research. So that's why ideal membrane should be researchable. Then interpolymer of polyfluorocarbon and polystyrene sulfonic acid have been found to be quite satisfactory. इंटरपोलीमर्स आर, जैसे कि इंटरपोलीमर्स की हम बात करें तो उसके अंदर पहला तो पोलीफ्लोरोकार्बन एंड पोलीस्टाइरिन, पोलीफ्लोरोकार्बन एंड पोलीस्टाइरिन, सल्फोनिक एसिड R is found for the satisfactory electrolyte material. We can use this polymer material and we can make the membrane very powerful and very satisfactory. That means it is mechanically stable. In order that electrolyte resist can be low as possible. इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा. अ थिन शीट ऑफ दिस मटेरियल इज 0.076 सेंटीमीटर थिकनेस इज यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइट. जैसे कि हम बात कर रहे हैं मेम्ब्रेन की, मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ करने के लिए, बट जो ये मेम्ब्रेन शीट है, द वन शीट ऑफ मेम्ब्रेन is having a thickness of 0.076 centimeter thick. Okay, so if there is a low resistance, you should have to low resistance, so you have to care about the possibilities of the low resistance. So that's why as well, that's why the thickness should be a minimum. Okay. The other advantageous features of this electrolyte, that is retain only a limited quantity. Advantages of these types of electrolyte is that it retain limited quantity of water and reject excess water produced in the fuel cell. जो भी लिमिटेड बोलते हैं कि जो लिमिट है उसी के अंदर ये रिटेन करता है, जिस इम्प्योरिटी है या फिर अदर इम्प्योरिंग पार्ट है तो उसी को ही रिटेन करता है. ठीक है. एंड रिजेक्ट द वाटर फ्रॉम द फ्यूल सेल में से रिजेक्ट करता है. एंड दिस सेल इज ऑपरेटेड एट अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस टू 60 degree Celsius. Okay, this cell is operated under 40 to 60 degree Celsius. Okay, so here is the temperature range, and this will be the thermodynamic reversible potential for this reaction is 1.23 watt at a 25 degree Celsius. सो द करंट की बात करें तो कितना करंट वो तब प्रोड्यूस करता है, वोल्ट. सो एट 25 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर इज द thermodynamic properties for this reaction is 1.23 volt. Okay, now the next one is fossil fuel cell. ओके, हाइड्रोजन H2O2 सेल देखा, फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल देखा. अब आ रहा है नेक्स्ट इज
fossil fuel cell. So the next one is that fossil fuel, the most interesting fuel cell for the near future are modified hydrogen oxygen fuel cells. The most of the interesting fuel cells, because this will be the most important work, because of the some research. Hydrogen fuel cell in which gaseous or liquid hydrocarbon is the source of hydrogen. We all know that any source of any hydrocarbons, liquid or gaseous component, which is basically a hydrogen, any gas or any liquid which contains the hydrogen as well as the some gaseous compound. So which is basically source of hydrogen. So that's why it is modified fuel cells, and also it is and the important in a future. Okay, so this will be the most important in the future. Then how it may be work. So basically जो भी फ्यूल सेल्स है, फ्यूल सेल्स के अंदर हाइड्रोजन तो करना ही है एंटर, और एयर भी करना है, बट इन विच वी आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस एज अ फ्यूल प्रोसेसर, एंड वी आर यूजिंग अ फ्यूल हियर. जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड से फ्यूल, fossil fuels like petrol, kerosene, diesels, all these fossil fuels, we are send it to the fuel processor at where the fuels is reacted, mainly the hydrogen content, and then it is sent it to the fuel cell, which are basically made up from the hydrogens and as well as the O2. So air is supplied from the another side. So the remaining will be the ghost and the back stream to the fuel processor stream, and it gives the DC current, and we are using the inverter to convert into the AC current, alternative current. So which are the fossil fuels we can use? So basically we are uh, discussing a primary fuel cells, the primary energy sources. So basically जो भी हमारे जो भी कॉल्स है, कॉल्स आर मे बी सर्व एज अ प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज फॉर द फ्यूल सेल, which is basically serve as a primary energy sources. And fossil fuels have three main compartments. Okay, first is anode, cathode, that means hydrogen, oxygen and electrolyte. The fuel processor which converts the fossil fuel into hydrogen rich gas. Fuel processor वो क्या करेगा, कन्वर्ट द fossil fuel into hydrogen rich gas इसके अंदर, दैट मीन्स हाईली प्योरीफाइड गैस के अंदर कन्वर्ट करेगा. ठीक है. देन द पावर सेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ एक्चुअल फ्यूल सेल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड the power section at where it consisting of the actual fuel cell or the combination of the cell and the inverter for changing the direct current. The inverter is for changing direct current into the alternative current, and which is basically generated by the fuel cell into the alternative current, and which is transmitted and we can use in the many appliances, in the appliances, okay, home utilities and many other utilities.
In phosphoric cell utilized a concentrated aqueous solution of phosphoric acid as the electrolyte. We are just saying that if we want electrolyte change, that means we are using a phosphoric acid for the other type, like this uh, in this थर्ड वन फॉस्फोरिक एसिड वाला, तो उसके अंदर क्या करना है हमें कि इलेक्ट्रोलाइट जो है उसे यूज़ करेंगे फॉस्फोरिक एसिड. So phosphoric is used concentrated aqueous solution used for the phosphoric fuel cell. Okay, and for these types of cell, the primary fuel cell is light hydrocarbon such as a natural gas or a naphtha. अगर हम बात करें फॉस्फोरिक सेल की, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट फॉस्फोरिक एसिड का एक्वियस सॉल्यूशन होगा और उसके अंदर प्राइमरी जो फ्यूल होगा फॉसिल फ्यूल वो होगा या तो फिर नेचुरल गैस होगा या तो फिर नेफ्था होगा. और इस प्रकार के जो भी सेल्स है उसकी ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना रहता है, देयर इज एन 150 to 200 डिग्री सेल्सियस जितना, and the discharge voltage is required 0.7 to 0.8 watt. In each cell unit is only a few millimeter thick of a large number can be stocked in a package of reasonable size to produce the desired voltage and power. प्रत्येक जो भी सेल है उसके अंदर few millimeter thick only a few millimeter thick, so that means they are very thick, so the number of the stockage in the package which is very reasonable and which have which are producing the desired range of the voltage and current from the fuel cell. So the next one is that molten carbonate, जैसे कि फ्यूजल फ्यूल, देन फॉस्फोरिक एसिड, और उसके बाद है मोल्टन कार्बोनेट. ओके, सो इसके अंदर भी क्या रहेगा, सेम इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड एनोड, एनोड पे हाइड्रोजन एंड कैथोड पे ऑक्सीजन. और जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो किसका बना होगा, वो बेसिकली कार्बोनेट का, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, बराबर उस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट रहेगा. एज वी शो इन द फिगर, लेफ्ट हैंड साइड विच इज अ रेड molecules which is a hydrogen, okay, hydrogen fuel, okay, and the fuel cell, and yellow plate is indicated as a anode and blue is cathode, and in between green solution is the sodium bicarbonate. So at the another end, which we supplying as a oxygen and carbon dioxide. Okay, so molten alkaline carbonate like sodium bicarbonate is used as a electrolyte solution. Okay, and they can produce high power ups up to 100 megawatts. The capacity of generating electricity is very high because we are using here as a hydrogen plus fuels plus the carbon dioxide and carbonate, so the capacity will be increased. And the main thing is that the operating range of these types of cell is very high, which is up to 650 degrees Celsius.
So basically this temperature is very high. They are not so expensive in production and hence can be used for a commercial use. It has an efficiency almost 55 percentage. दिस दिस विल बी द मेन थिंग कि टेम्परेचर ज़्यादा रखना है बराबर. बट इस टाइप के सेल का हम कमर्शियल सेक्टर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ द रीज़न इज़ इसकी इफ़िशेंसी हमने अभी तक जितने भी सेल्स देखा उतने सेल्स के मुकाबले इसकी इफ़िशेंसी बहुत हाई है, 55 परसेंटेज. ओके. And also main thing is that it is used as a commercial scale. Okay. Now we stop our today's topic here, and we will continue our next our this topic in the next lecture.